अगर विश्व युद्ध नहीं हुआ था तो शायद आज इज़राइल नहीं बना होता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इज़राइल कब, क्यों और कैसे बना। सन 1517 से पहले फिलिस्तीन पर रोमन साम्राज्य का कब्जा था। सन 1517 आया और फिलिस्तीन जो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था उस पर ओस्मान एर्तुगरुल गाजी ने हमला किया और फिलिस्तीन को अपने ओटोमन साम्राज्य में शामिल कर लिया। ओस्मान गाजी आजकल जो बहुचर्चित वेब सीरीज एर्तुगरुल गाजी चल रहा है, उन्हीं एर्तुगरुल गाजी के पुत्र थे। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध इंग्लैंड, फ्रांस और रशियन एम्पायर ने सेंट्रल पावर के विरुद्ध लड़ा। सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य शामिल था। ओटोमन साम्राज्य का मतलब एर्तुगरुल गाजी के पुत्र का साम्राज्य। सन 1917 मिड में अमेरिका भी विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ शामिल हो गया। 1917 पहले विश्व युद्ध के दौरान ही ओटोमन साम्राज्य को हराकर इंग्लैंड ने फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया। ये कब्जा इज़राइल बनने तक रहा। 1948 में इज़राइल बना और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने इज़राइल को पहले ही दिन मान्यता दे दी। अब बात करते हैं इंग्लैंड ने इज़राइल को क्यों और कैसे बनाया। विश्व युद्ध 1914 से चल रहा था और युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने एक चाल चली। चाल थी साम दाम दंड भेद। इसे बैलफोर डिक्लेरेशन से जाना जाता है। सन 1917 में इंग्लैंड ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इंग्लैंड ने कहा कि हम ज्यूज़ के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होम बनाएंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि फिलिस्तीन के मूल निवासियों के सिविल और रिलीजियस राइट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मूल निवासियों के पॉलिटिकल और राष्ट्र का कोई जिक्र नहीं था। इज़राइल बनाने के पीछे इंग्लैंड का स्वार्थ छुपा हुआ था। इंग्लैंड को उम्मीद थी कि ज्यूज़ सुएज़ कैनाल को कंट्रोल करने में उनकी मदद करेंगे। सुएज़ कैनाल इंग्लैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस रास्ते से वो भारत से लूटा हुआ खजाना अपने देश भेजता था। बैलफोर डिक्लेरेशन से इंग्लैंड को ये भी उम्मीद थी कि अमेरिका, जो उसी साल विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ आया था, तो अमेरिका में ज्यूज़ बैलफोर डिक्लेरेशन के समर्थन में रैलियां करेंगे, जिसका असर जर्मन सेना में जो ज्यूज़ इंग्लैंड से लड़ रहे थे वो नरम पड़ जाएंगे। 1918 आया और जर्मनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली और ज्यूज़ पर अत्याचार करना शुरू किया। हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज़ को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया क्योंकि हिटलर को लगता था कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के पीछे ज्यूज़ ही जिम्मेदार थे। हिटलर के अत्याचार और नरसंहार से बचने के लिए यूरोप और जर्मनी के ज्यूज़ ने इंग्लैंड के कंट्रोल फिलिस्तीन में शरण लेना शुरू किया। ज्यूज़ पर हो रहे अत्याचार के कारण फिलिस्तीन के मूल निवासियों ने उनका विरोध नहीं किया। 1 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 2 सितंबर 1945 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड फिलिस्तीन को छोड़ करके चला गया। उसके कुछ समय बाद ज्यूज़ ने 1948 में इज़राइल की घोषणा कर दी। इज़राइल के कुछ फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। इज़राइल में एक कानून है जिसको लॉ ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये वही कानून है जिससे प्रेरणा लेके भारत में CAA बनाया गया था। लॉ ऑफ रिटर्न के अनुसार दुनिया का कोई भी जीव इज़राइल में जाके पहले ही दिन इज़राइल की नागरिकता लेके वहाँ बस सकता है। इज़राइल में लगभग 18% अरब रहते हैं जो फिलिस्तीन के मूल निवासी हैं। इज़राइल में हर नागरिक को एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ के अरब को इस कानून से अलग रखा गया है। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 43% ज्यूज़ इज़राइल में रहते हैं। उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड में हैं, बाकी और देशों में जो थोड़े थोड़े हैं। अब बात करते हैं फ़िलिस्तीन की। फ़िलिस्तीन 2 गुटों में बटा है, नरम दल और गरम दल। नरम दल यानी फतह, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करती है। यासर अराफात की अध्यक्षता में फ़िलिस्तीन ने इज़राइल के साथ कई शांति समझौते करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दूसरा दल है गरम दल, जिसे हमास कहते हैं।
मीडिया में आपने हमास के बारे में बहुत सुना होगा। हमास गाजा पट्टी के एरिया को कंट्रोल करती है और फ़िलिस्तीन के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। अब देखते हैं ज्यूस कब और कितने बढ़े। तो ये आपके सामने जो इमेज है ये 1517 से है। 1517 मतलब ओटोमन साम्राज्य तब से। ओटोमन साम्राज्य में ज्यूस की संख्या 5000 थी, जो टोटल पॉपुलेशन का 1.7% हुआ करता था। उसके बाद 1914 देखते हैं। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वो तब का है। उस समय 94,000 थे और नॉन ज्यूस तकरीबन 6 लाख थे। तो टोटल ज्यूस थे 13.6% थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1918 में, जिसमें ज्यूस 60,000 और 6 लाख नॉन ज्यूस। तब ये 8% के आसपास हुआ करते थे। 1922 बाल्फोर डिक्लेरेशन के कुछ सालों बाद ये हो गए 17%, यानी 83,000 ज्यूज़ वहाँ रहते थे 17% के हिसाब से। 1931 1,74,000 हो गए और तकरीबन 17%। 1936 ये वो समय है जब हिटलर का आगमन हो चुका था। उस समय 3,84,000 ज्यूज़ यहाँ पे हो गए और जो अरब थे वो 9,82,000, टोटल मतलब 28,000। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकेंड वाला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर 5,83,000 ज्यूस हो गए और 12,67,000 नॉन ज्यूस यानी अरब्स। फिर भी 30% के पूरे 30% हुआ करते थे। 1947 ये वो समय था जब अंग्रेज़ फ़िलिस्तीन को छोड़ के जा रहे थे। उस समय ज्यूस की पॉपुलेशन थी 6,30,000 और नॉन ज्यूस 13,24,000, टोटल 32%। 1948 ये वो समय है जब इज़राइल बना था। उस समय 7,16,000 पॉपुलेशन थी ज्यूस की और नॉन ज्यूस की 1,56,000। टोटल ज्यूस की पॉपुलेशन जो है 82% हो गई। इससे पहले अगर आप देखो 1947 में तो 13 लाख हुआ करती थी। उसके बाद में 1,56,000 बचा, क्योंकि जब ये 1948 में जब ये देश बन रहा था तब यहाँ पे सिविल वॉर्स हुए थे, लड़ाई हुए थे। तो उसमें जो अरब्स थे वो आसपास के देशों में जाके रेफ्यूजी बन गए, वो बाकी जो 1,56,000 वो बच गए। अब आपको पता चल गया होगा कि इज़राइल कब बना, क्यों बना और किसने बनाया, और फ़िलिस्तीन उनका क्या। चलते चलते आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रुख था इज़राइल और फ़िलिस्तीन के रिश्तों के लेके, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने।